Welcome back to the channel Bio Classes by Dr. Neha। हम लोग 12th क्लास के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स जो सेकंड चैप्टर है, इसका 2 वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाया है और आप लोगों ने देखा है। और ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है, थर्ड वीडियो है। इसे बनाने में थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन फिर भी चलिए, ये आपका लास्ट वीडियो है। ओके, तो शुरू करने से पहले मैं फिर से आपको रिक्वेस्ट करूँगी, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स में, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे मदद मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। स्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस ये पार्ट पढ़ लिया था, पॉलिनेशन भी पढ़ लिया था। अब पॉलिनेशन में कुछ एजेंट्स जो बायोटिक एजेंट्स हैं, विंड पॉलिनेशन की बात हमने की थी, इसके अलावा वाटर पॉलिनेशन की बात हमने की थी। कुछ बायोटिक एजेंट्स इम्पॉर्टेंट जो एग्जाम्पल्स हैं उनमें जो पॉलिनेशन करते हैं वो हैं जैसे लेमर इन ये प्लांट है रेवेनेला प्लांट। इस प्लांट पे ये लेमर डिपेंडेंट होता है और रेवेनेला प्लांट लेमर्स पे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, ये इसका पॉलिनेशन करते हैं। फ्लैक्स पे, ये फ्लैक्स है, फ्लैक्स पे इनका पॉलिनेशन लिजर्ड्स के थ्रू होता है। सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन करने वाला जो एनिमल है या बायोटिक एजेंट है वो क्या है? बी। बी इज द मोस्ट कॉमन इंसेक्ट विच इज अ पॉलिनेटर। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं फ्लावर्स के कि ये इन पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करें? कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि फ्लावर लार्ज होता है। अगर फ्लावर लार्ज नहीं है, स्मॉल साइज का फ्लावर है, तो उस केस में ये फ्लावर क्लस्टर हो जाते हैं और इन्फ्लोरेसेंस बनाते हैं, जिससे कि एक बड़ा बंच बन जाए और वो अट्रैक्टिव लगे। कलरफुल है, फ्रेग्रेंट है, उसमें स्मेल है। नेक्टरीज प्रेजेंट होती हैं। नेक्टरीज की वजह से इंसेक्ट्स या एनिमल्स उसकी ओर आकर्षित होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। स्टिकी पॉलन ग्रेन्स होंगे इनके, जिससे ये इनके बॉडी पार्ट्स पे स्टिक हो जाएं पॉलन ग्रेन्स और ये पॉलिनेशन में मदद करें। बहुत से ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनमें फोल ओडर होता है, बहुत गंदी महक होती है। इस तरह के फ्लावर का पॉलिनेशन मक्खियों से और बहुत सारे बीटल्स के थ्रू होता है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी एग्जाम्पल्स कुछ लेमर और रेवेनेला प्लांट का, लिजर्ड और फ्लैक्स का। और मोस्ट कॉमन ये एग्जाम्पल आपने पढ़ा था एमॉर्फोफेलस। एमॉर्फोफेलस जो है ये टॉलेस्ट फ्लावर है 6 फीट्स का, और इसमें जो इंसेक्ट होता है वो एग ले कर जाता है अंदर तक, जिससे कि इंसेक्ट का एग क्या होगा, बहुत प्रोटेक्टेड रहता है। ये एग्जाम्पल भी हमने इकोलॉजी में पढ़ा था, यक्का मोथ का एग्जाम्पल। यक्का प्लांट में मोथ जो है वो अपने एग डिपॉजिट करता है ओवरी के लॉक्यूल्स में, और लार्वा मोथ का जो लार्वा होता है वो जब सीड डेवलप होने लगता है तब तक वो दोनों में एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है। जब मोथ का लार्वा डेवलप होता है उस टाइम सीड स्टार्ट होता है डेवलपमेंट में। ठीक है, लार्वा बन जाएगा, सीड भी बन रहा है, लार्वा का डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगा, सीड का डेवलपमेंट कंप्लीट हुआ और लार्वा बाहर आ जाएगा। अब फ्लावर को इससे क्या रिवॉर्ड मिल रहा है? सॉरी, इंसेक्ट फ्लावर को क्या रिवॉर्ड मिला? फ्लावर को रिवॉर्ड मिला कि उसका पॉलिनेशन हो रहा है, उस प्लांट का पॉलिनेशन हो रहा है। लेकिन इंसेक्ट को इससे क्या रिवॉर्ड मिल रहा है? इंसेक्ट को रिवॉर्ड मिल रहा है, जो प्लांट दे रहा है वो है कि इंसेक्ट को मिला नेक्टर। वो नेक्टर के लिए आया वहाँ पे। पॉलन भी कुछ इनका फूड आइटम होता है, पॉलन्स भी ये लेते हैं। और ये अपने एग्स को, बहुत सारे ऐसे हैं एनिमल्स जो कि अपने एग्स को, इंसेक्ट्स अपने एग्स को ये फ्लावर में लेकर देते हैं, जो उनके लिए सेफ प्लेस रहती है, उसको कोई डिस्ट्रॉय, कोई प्रेडेटर नहीं करेगा, जैसे कि आपका एमॉर्फोफिलस का एग्जाम्पल है।
एक टर्म आता है पॉलन और नेक्टर रॉबर्ट्स। पॉलन और नेक्टर रॉबर्ट्स क्या होते हैं? रॉबर्ट्स मतलब डाका डालना। तो ये डाका क्यों डाल रहे हैं? ये इनको रॉबर्ट्स डाका तो सब डाल रहे हैं, सबको चाहिए नेक्टर, लेकिन इनको ये स्पेसिफिक टर्म क्यों दिया गया है? इनको ये स्पेसिफिक टर्म इसलिए दिया गया है क्योंकि ये केवल पॉलन और नेक्टर को लेते हैं लेकिन पॉलिनेशन नहीं करते हैं। ठीक है, ये कंज्यूम तो कर लेते हैं पॉलन और नेक्टर को, लेकिन पॉलिनेशन नहीं करते हैं। बहुत सारे ऐसे बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं जो इन फ्लावर्स पे विजिट करते हैं, इनके नेक्टर्स को चूस लेते हैं। जैसे ये कीड़ा देखिए, ये बीटल, ये नेक्टर्स को करोला से सक कर लेता है, उसको छोटा सा होल बना करके सक कर लेगा, ये करोला को खा लेगा, लेकिन ये एंथर रीजन पे नहीं जाएगा। ठीक है, जब ये यहाँ पे नहीं जाएगा तो ये पॉलिनेशन नहीं करेगा, इसलिए ही इनको हम नेक्टर्स रॉबर कहते हैं। ठीक है, जा चुके हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे बर्ड्स के थ्रू अगर पॉलिनेशन होता है तो उसको कहते हैं ऑर्निथोफिली। यहाँ पे एच होना चाहिए, ऑर्निथो नहीं है, ऑर्निथोफिली है। बैट्स से जो पॉलिनेशन होता है, बैट्स के थ्रू बहुत से प्लांट्स में पॉलिनेशन होता है, जिसे कहते हैं चिरोप्टेरोफिली। स्नेल से जो पॉलिनेशन होता है, मेलाकोफिली। स्नेक्स से ओइफियोफिली एंड मायरमिकोफिली। ये बहुत बार पूछा है, मायरमिकोफिली भी पूछा गया है, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। विंड से जो होता है उसे कहते हैं एनीमोफिली। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। नेक्स्ट चलते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस मीन्स जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है उसी को हम क्या कहते हैं? आउट ब्रीडिंग कहते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन क्यों जरूरी है? क्रॉस पॉलिनेशन से फायदा क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन से फायदा ये है कि इसकी वजह से सेल्फ ब्रीडिंग में जो इन ब्रीडिंग डिप्रेशंस होते हैं। ठीक है, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन मतलब क्या होता है? इन ब्रीडिंग डिप्रेशन मतलब होता है जब सेल्फ पॉलिनेशन होता है, उसकी वजह से जब सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है, तो जो रेसेसिव ट्रेड्स होते हैं, वो रेसेसिव ट्रेड्स, ज़्यादातर रेसेसिव ट्रेड्स कैसे होते हैं? ज़्यादातर रेसेसिव ट्रेड्स बैड ट्रेड्स होते हैं। तो ये बैड ट्रेड्स ये प्रोमिनेंट हो जाते हैं अगर सेल्फ ब्रीडिंग होती है। ठीक है, इसलिए सेल्फ ब्रीडिंग को अवॉइड प्लांट भी करना चाहता है कि उसमें जो बेकार ट्रेड्स हैं वो आगे जा कर के डोमिनेंट ना हो। इसके लिए सेल्फ ब्रीडिंग को प्रमोट प्लांट नहीं करता है। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन होता है, इन ब्रीडिंग की वजह से उसमें जो रिसेसिव बेकार ट्रेड्स होते हैं वो डोमिनेंट हो जाते हैं। तो इस क्रॉस ब्रीडिंग को इंकरेज करने के लिए प्लांट्स में कुछ डिवाइसेस होते हैं। ये डिवाइसेस क्या हैं? ये डिवाइसेस हैं, पहला है डाइकोगैमी। डाइकोगैमी किसे कहते हैं? डाइकोगैमी हम कहते हैं कि जब एक साथ आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक साथ मैच्योर नहीं होता है, उसे हम कहते हैं डाइकोगैमी। दो डिफरेंट टाइम पे मैच्योर होंगे, क्योंकि एक ही टाइम पे जब वो मैच्योर होगा तभी तो उसमें पॉलिनेशन हो पाएगा और फर्टिलाइजेशन हो पाएगा सेल्फ। अगर अलग अलग टाइम पे मैच्योर होंगे तो नहीं होगा। इसी को हम क्या कहते हैं? डाइकोगैमी। तो डाइकोगैमी में दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो प्रोटैंड्रस हो या प्रोटोगाइनस हो। प्रोटैंड्रस मतलब कि अगर एंथर पहले मैच्योर हो गया है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पहले मैच्योर हो गया, उसे हम कहते हैं प्रोटैंड्रस स्टेट। अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पहले मैच्योर हो गया तो उसको कहते हैं प्रोटोगाइनस स्टेट। प्रोटैंड्रस का एग्जाम्पल है सनफ्लावर और कॉटन, और प्रोटोगाइनस का एग्जाम्पल है फाइकस और एरिस्टोलोकिया। नेक्स्ट चीज एक इम्पॉर्टेंट है जिसे जो है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी मतलब होता है, ये जिन प्लांट्स में होगा उसमें अगर उसी प्लांट का पॉलन, ठीक है, उसी पेड़ का पॉलन उस पे गिरेगा तो उसके जो उसमें पॉलन ट्यूब जर्मिनेट
नहीं करेगी। जब आपके स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन्स गिरते हैं तो यहाँ से पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करती है, ठीक है। तो अगर सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी है उसी पौधे का, जब पॉलन ग्रेन उस पर गिरेगा तो ये पॉलन ट्यूब जो है वो जर्मिनेट नहीं करेगी। ये क्यों नहीं जर्मिनेट करेगी? इसी को हम कहते हैं सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। ये सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी कुछ जीन्स के वजह से होती है, जैसे कि जीन्स हैं ये S1, S2, S3, S4, S5, S6, इसमें से कोई सी भी जीन्स हो सकती है। अगर फॉर एग्जाम्पल हम लेंगे कि अगर मान लीजिए ये स्टिग्मा है, ठीक है, ये स्टिग्मा रीजन है ये स्टिग्मा रीजन का जो प्लांट है स्टिग्मा, ये डिप्लॉयड है और ये जो पॉलन ग्रेन है ये हैप्लॉयड है। अगर इसमें जीन S1 प्रेजेंट है, स्टिग्मा में जीन S1 प्रेजेंट है और जो पॉलन गिर रहा है उस पे भी जीन S1 प्रेजेंट है। एक जीन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी के लिए, उस जीन की बात हो रही है जो S1 से लेकर S6 तक है। अगर इस प्लांट में S1 जीन प्रेजेंट है, स्टिग्मा में भी और पॉलन में भी S1 जीन प्रेजेंट है, तो ये स्टिग्मा पॉलन ग्रेन को क्या करेगा? रिजेक्ट कर देगा। सेम जीन अगर प्रेजेंट है तो वो रिजेक्ट कर देगा। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, अगर स्टिग्मा है जिसमें कि जीन्स प्रेजेंट है, मान लीजिए S1 और S2, ठीक है, और जो पॉलन ग्रेन है उसमें जीन प्रेजेंट है S3, ठीक है, तो क्या करेगा? ये इसे एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। अगर यहीं पर यहाँ पे S3 की जगह पर, अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे S3 की जगह पर S2 होता, ठीक है, तो S2 स्टिग्मा में भी प्रेजेंट है और S2 पॉलन ग्रेन में भी प्रेजेंट है, तो ये स्टिग्मा क्या करेगा? इस पॉलन ग्रेन को रिजेक्ट कर देगा। यही होती है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, जो कि जो जीन्स प्रेजेंट हैं स्टिग्मा में और पॉलन में, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके लिए। प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, बहुत से ऐसे प्लांट्स होते हैं जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स ही बनाते हैं, जैसे कि कैस्टर और मेस, तो इसमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। हेट्रोस्टाइली, हेट्रोस्टाइली क्या होता है कि हेट्रोस्टाइली में दोनों प्लांट में जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो एक हाइट पर ना हो, एक हाइट पर नहीं होंगे, तो क्या होगा? जो एंथर होगा वो स्टिग्मा तक नहीं जाएगा, इसी को कहा जाता है हेट्रोस्टाइली। अगर मान लीजिए ये फ्लावर है, इस फ्लावर में जो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, अगर ये हाइट पर है, ज़्यादा ऊपर है, और जो एंथर है वो नीचे है, ये क्या है? ये एंथर है, ठीक है, ये एंथर जो है वो नीचे है और जो फीमेल पार्ट है ये ऊपर है, तो ये एंथर से पॉलन ग्रेन्स शेड होंगे तो नीचे गिरेंगे, ऊपर नहीं जाएंगे, इसी को क्या कहते हैं? हेट्रोस्टाइली। अगर पिस्टल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पॉलन को रिकॉग्नाइज कर रहा है, ठीक है, पॉलन को रिकॉग्नाइज कर लिया, तो वो आगे का पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट उसमें आगे फॉलो होगा। अगर रिकॉग्नाइज नहीं करता है, रिजेक्ट कर देता है, तो वहीं पे बात खत्म हो जाएगी, कोई पॉलन ट्यूब जर्मिनेट नहीं करेगा और पोस्ट पॉलिनेशन इफेक्ट आगे नहीं होगा, ठीक है। पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन, पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन, एक बार पॉलन जब उस पे आ गया, जब पॉलन स्टिग्मा पे आ जाता है, उसके बाद पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करती है। पॉलन ट्यूब जर्मिनेट कहाँ से करती है? जो पॉलन ग्रेन होता है, पॉलन ग्रेन का एक पोर्शन जहाँ पर एक्साइन एब्सेंट होता है, उसी को क्या कहते हैं? जहाँ एक्साइन एब्सेंट होता है या बहुत पतला होता है, इसी को क्या कहते हैं? जर्म पोर रीजन। इस जर्म पोर रीजन से ही पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करती है।
टू सेल, मोस्टली 60% पॉलिनेशन जो होता है वो 2 सेल कंडीशन में होता है। 2 सेल कंडीशन मतलब कि उसमें पॉलन ग्रेन में एक जेनरेटिव सेल होगा, एक जेनरेटिव सेल होता है और एक वेजिटेटिव सेल होता है। तो जब पॉलिनेशन हो जाता है, जब पॉलिनेशन होने के बाद जब पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन होता है, जब पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन शुरू होता है, उस टाइम पर ये जेनरेटिव सेल 2 सेल्स में डिवाइड हो जाती हैं जो कहलाती हैं मेल गैमीट। तो अब पॉलन ग्रेन में 3 सेल्स हो गई, एक वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस, 3 चीजें होंगी, एक वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस होगा और 2 मेल गैमीट्स होंगे। ठीक है, तो ये जिसमें जब फर्टिलाइजेशन के पहले पॉलन ट्यूब में ये होगा, पॉलन ट्यूब में 3 सेल्स होंगी, वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस होगा और 2 मेल गैमीट्स होंगे। जब ये ग्रोथ होती है पॉलन ट्यूब की, इसको देखिए जैसे ये आपका स्टिग्मा है, स्टाइलोफ्री बहुत खूबसूरत तो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जब पॉलन ट्यूब आगे बढ़ा, तो पॉलन ट्यूब जब आगे बढ़ा पॉलन ग्रेन से, तो इसमें 3 सेल्स हैं, ये तीनों सेल्स हो गई। जब ये आगे बढ़ता है तो ओव्यूल पोर्शन में, ओव्यूल में अंदर एम्ब्रियो सैक है, स्ट्रक्चर पढ़ाया होता आपको। एम्ब्रियो सैक में जो सिनर्जिड रीजन होता है, 2 सिनर्जिड सेल्स होती हैं। ये सिनर्जिड सेल्स 2 सिनर्जिड सेल्स हैं। 2 सिनर्जिड सेल्स में से एक सिनर्जिड सेल वो डिग्रेड हो जाती है और एक और केमिकल्स रिलीज करती हैं, जिसकी वजह से इन पॉलन ट्यूब का अट्रैक्शन होता है टुवर्ड्स द ओव्यूल। किसकी वजह से? एक सिनर्जिड जो है वो डिग्रेड होगी और ये केमिकल रिलीज करेगी, जिसकी वजह से पॉलन ट्यूब का अट्रैक्शन होगा, पॉलन ट्यूब का अट्रैक्शन होगा टुवर्ड्स ओव्यूल। ये तो इस तरह के मूवमेंट को क्या कहेंगे? कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। इसके अलावा जो ये पॉलन ट्यूब आगे बढ़ रही है, किस रीजन में बढ़ रही है? स्टाइल रीजन में बढ़ रही है। जब ये स्टाइल रीजन में बढ़ती है तो ये पॉलन ट्यूब भी कुछ एंजाइम्स सिक्रीट करती है, जैसे कि पैक्टिनेज, सेलुलेज और कुछ हार्मोन सिक्रीट करती है। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके एपिकल पार्ट को, पॉलन ट्यूब के एपिकल पार्ट के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जब पॉलन ट्यूब आगे जर्मिनेट करती है, उस टाइम पर एम्ब्रियो सैक के बीच में, याद होगा आपको, एम्ब्रियो सैक के बीच में 2 न्यूक्लियाई होती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? पोलर न्यूक्लियाई। ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई ये फ्यूज हो जाती हैं और ये बना लेती हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। कब? जब पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करती है। ठीक है, तो पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज हो जाते हैं और बना लेते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो ये सारे पॉलन ट्यूब की एंट्री ओव्यूल में कैसे होती है। ये पॉलन ग्रेन है, पॉलन ट्यूब यहाँ से निकला, पॉलन ट्यूब एंटर कर रहा है यहाँ पे, इस रीजन में एंटर किया। ठीक है, तो पॉलन ट्यूब की ओव्यूल में एंट्री किस तरह से होगी और पॉलन ट्यूब की एम्ब्रियो में एंट्री, एम्ब्रियो सैक में एंट्री किस तरह से होगी। पॉलन ट्यूब के ओव्यूल, ओव्यूल है जैसे ये स्ट्रक्चर आपका, ये ओव्यूल हो गया, इसके अंदर एम्ब्रियो सैक है। ठीक है, तो अगर ओव्यूल जो है वो माइक्रोपाइल, पॉलन ट्यूब जो है वो माइक्रोपाइल से एंटर कर रहा है, इसको हम कहते हैं पोरोगैमी। ये ट्यूब्यूल जो है ये इंटेगुमेंट से भी एंटर कर सकता है, इंटेगुमेंट से एंटर करेगा अगर, तो इसे हम कहेंगे मीजोगैमी। अगर ये सीधे चलाजल रीजन से यहाँ से एंटर कर रहा है तो इसे हम कहते हैं चलाजोगैमी। तो ओव्यूल में एंट्री के लिए 3 साइट्स हैं जहां से पॉलन ट्यूब एंटर कर सकता है, माइक्रोपाइल, इंटेगमेंट और चलाजा। माइक्रोपाइल से एंटर करेगा तो पोरोगैमी, इंटेगमेंट से एंटर करेगा तो उसे कहेंगे मीजोगैमी, चलाजा से डायरेक्ट एंटर, ऊपर से सीधे चलाजा से एंटर करे, उसे कहेंगे चलाजोगैमी।
गैमेट। लेकिन अब ओव्यूल के अंदर क्या है, एम्ब्रियो सैक। पॉलन ट्यूब कहीं से भी एंटर करे ओव्यूल में, चाहे वो माइक्रोपाइल से एंटर करे, चाहे वो इंटेगुमेंट से एंटर करे, चाहे वो चलाजा से एंटर करे, लेकिन वो एंटर एम्ब्रियो सैक में करेगा माइक्रोपाइल से। ठीक है, एम्ब्रियो सैक में वो एंटर करेगा कहाँ से, माइक्रोपाइल से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओव्यूल के लिए 3 साइड्स हैं, लेकिन एम्ब्रियो सैक में वो एंटर करेगा माइक्रोपाइल से। एक सिनर्जिड तो डिग्रेड हुआ था कीमोट्रॉपिक मूवमेंट के लिए, और दूसरा सिनर्जिड जो सेकेंड सिनर्जिड, एक और सिनर्जिड है, ये सिनर्जिड में फिलीफॉर्म एपरेटस होता है। ठीक है, फिलीफॉर्म एपरेटस होता है जो कि मेल गैमेट जब मेल गैमेट एंटर करेगा माइक्रोपाइल से, पॉलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक में माइक्रोपाइल से एंटर करेगा, तो ये मेल गैमेट जो है ये पाथ प्रोवाइड करते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस मेल गैमेट्स को, कि इसको एक को एग की तरफ जाना है और एक को अंदर सेकेंडरी न्यूक्लियस की तरफ जाना है। एंट्री के बाद डबल फर्टिलाइजेशन होता है। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होगा, एक मेल गैमेट एक एग सेल से यूनाइट करेगा, बनाएगा जाइगोट। इस प्रोसेस को कहते हैं सिनगेमी। जाइगोट कैसा हो जाएगा, 2n, ये n है, ये n है, तो ये बनेगा जाइगोट 2n डिप्लॉइड। और दूसरा मेल गैमेट वो सेकेंडरी न्यूक्लियाई से यूनाइट करता है और बनाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये होता है 3n। ठीक है, ये हो जाएगा ट्रिप्लॉइड। इसी को हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सेकेंडरी न्यूक्लियस में 2 न्यूक्लियस है और मेल गैमेट में 1 न्यूक्लियस है, इसीलिए इसको कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। तो इसमें 2 तरह के फ्यूजन हो रहे हैं, एक फ्यूजन हो रहा है एग के साथ और दूसरा फ्यूजन हो रहा है सेकेंडरी न्यूक्लियाई के साथ, इसलिए इसको कहा जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। इस केस में जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो डेवलप किस में हो जाएगा, एंडोस्पर्म में, और जाइगोट किस में डेवलप होगा, फर्दर एम्ब्रियो में। फर्टिलाइजेशन के बाद जो एंटीपोडल सेल्स होती हैं, एंटीपोडल सेल्स का क्या काम होता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना होता है। तो एंटीपोडल सेल्स फर्टिलाइजेशन के बाद डीजेनरेट हो जाती हैं। ठीक है, कुछ नाम है कुछ साइंटिस्ट के, इनको देख लीजिए, याद करने पड़ेंगे आपको। पॉलन ट्यूब सबसे पहले ऑब्जर्व किया था जीबी एमिकी ने, किसमें, पोर्ट्युलेका में। स्ट्रासबर्गर का नाम इंपॉर्टेंट है, स्ट्रासबर्गर ने डिस्कवर किया था सिनगेमी इन द प्लांट मोनोट्रोपा। ट्रिपल फ्यूजन एंड डबल फर्टिलाइजेशन, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है। ट्रिपल फ्यूजन और डबल फर्टिलाइजेशन, इसकी डिस्कवरी की थी SG नवास्चेन और गिगनार्ड, किस प्लांट में, लिलियम में और फ्रिटिलेरिया में। तो ये कुछ 3-4 नाम हैं साइंटिस्ट के जो डबल फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड हैं। ऑब्ट्यूरेटर, ऑब्ट्यूरेटर जो होता है वो एक पार्ट है जो कुछ प्लांट्स में ओवरी में पाया जाता है, माइक्रोपाइल के पास, ओवरी में पाया जाता है माइक्रोपाइल के पास। ये क्या है, ये एक आउटग्रोथ है प्लेसेंटा का, और ये भी नरिशमेंट करता है पॉलन ट्यूब का, और पॉलन ट्यूब को गाइड करता है माइक्रोपाइल की तरफ जाने के लिए, ऑब्ट्यूरेटर। ठीक है, तो ऑब्ट्यूरेटर ये कुछ सब प्लांट्स में नहीं पाया जाता है, कुछ ही प्लांट्स में पाया जाता है। ये एक आउटग्रोथ है प्लेसेंटा का जो माइक्रोपाइल के पास पाया जाता है, और ये नरिशमेंट करता है और माइक्रोपाइल को गाइड करता है, पॉलन ट्यूब को गाइड करता है एग सेल की तरफ जाने के लिए। जो स्टाइल में कुछ स्टाइल जो होते हैं वो फॉलो होते हैं, जिसमें कि पॉलन ट्यूब आसानी से नीचे आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर स्टाइल्स जो होते हैं वो पैक्ड होते हैं सेल से, अंदर सेल से पैक्ड होते हैं, जिनके थ्रू पॉलन ट्यूब अंदर आता है।
इन सेल्स को कहते हैं ट्रांसमिटिंग सेल्स और कंडक्टिंग सेल्स, कंडक्टिंग सेल्स या ट्रांसमिटिंग सेल्स। तो ये है फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या होगा? फर्टिलाइजेशन के बाद एंडोस्पर्म जो बना फ्रॉम सेकेंडरी न्यूक्लियाई उसका डेवलपमेंट होगा। जाइगोट जो बना उससे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। ओव्यूल जो होगा वो सीड में चेंज होगा और ओवरी जो होगा वो मैच्योर होगा रूट में। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम एंडोस्पर्म। जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है ये बहुत बार डिवाइड होता है, लगातार डिवाइड होता है और ये बनाता है एंडोस्पर्म। ये फिल्ड होते हैं रिजर्व फूड से। एंडोस्पर्म का मेन काम यही है कि वो डेवलपिंग एम्ब्रियो को फूड प्रोवाइड करता है। एंडोस्पर्म बताया आपको ट्रिप्लॉइड टिश्यू है। ये एब्सेंट होता है फैमिलीज में ऑर्किडेसी, पोडोस्टिमेसी और ट्रेपेसी में ये एब्सेंट होते हैं। स्टोनी एंडोस्पर्म, कुछ एंडोस्पर्म्स जो होते हैं वो बहुत सख्त हो जाते हैं, इनको स्टोनी एंडोस्पर्म्स कहते हैं। जैसे कि सुपारी का जो पार्ट खाया जाता है, सुपारी है, वो क्या है? स्टोनी एंडोस्पर्म है। डेट पाम दैट इज ऑल्सो स्टोनी एंडोस्पर्म। ये क्वेश्चन एक बार नीट में पूछा जा चुका है। डिप्लॉयड एंडोस्पर्म किसमें पाया जाता है? डिप्लॉयड एंडोस्पर्म का एग्जाम्पल है ओइनोथेरा। ये डिप्लॉयड एंडोस्पर्म का एग्जाम्पल है। बाकी एंडोस्पर्म्स कैसे होते हैं? ट्रिप्लॉयड होते हैं। एक्सेप्शनल केस है जिसमें कि एंडोस्पर्म डिप्लॉयड होता है। जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म कैसा होता है? जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म हेप्लॉयड होता है। इसके बाद है ये टाइप्स क्या क्या हैं एंडोस्पर्म के? एंडोस्पर्म के 3 टाइप्स हैं, फ्री न्यूक्लियर, सेल्यूलर और हेलोबियल। फ्री न्यूक्लियर, सेलुलर और हेलोबियल। फ्री न्यूक्लियर का एग्जाम्पल है कॉटन मेज, सेलुलर का है पिटोनिया और हिलोबियल का है एलिस मिटेज जो कि मोनोकॉट है। ये हिलोबियल का एग्जाम्पल है। अब इसमें क्या होता है? फ्री न्यूक्लियर में होता है कि इसमें न्यूक्लियर डिवीजन तो होता है लेकिन न्यूक्लियर डिवीजन के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होती है। साइटोकाइनेसिस मीन्स न्यूक्लियस डिवाइड हो गया लेकिन इसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होगा, तो सेल्स सेपरेट नहीं होंगी। इसको हम कहते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। सेलुलर डिवीजन में हर न्यूक्लियर डिवीजन के बाद साइटोकाइनेसिस होगी और ये जो सेल्स इसमें पैक्ड सेल्स बनेंगी। हिलोबियल में कैसा होता है? हिलोबियल में दोनों केसेस होंगे, कुछ सेल्स में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा और कुछ सेल्स में सेलुलर डिवीजन पाया जाएगा। ठीक है, तो ये 3 मोड्स हैं डिवीजन के इन एंडोस्पर्म। कोकोनट आपने देखा होगा, कोकोनट में जो अंदर का पानी होता है जिसे लिया जाता है, ड्रिंक किया जाता है, ये पानी क्या है? ये है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का एग्जाम्पल। ठीक है, और जो चारों ओर का कर्नल, वाइट कर्नल रीजन जो हम खाते हैं वो है सेलुलर एंडोस्पर्म का एग्जाम्पल है। ओके, तो कोकोनट में दोनों तरह के एंडोस्पर्म पाए जा रहे हैं, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म इसमें पाया जा रहा है। सीड्स 3 तरह के हैं। एक पहला ये 2 तरह के कॉमन है। पहला नॉन एंडोस्पर्मिक और दूसरा एंडोस्पर्मिक। नॉन एंडोस्पर्मिक मीन्स कि इसमें की कोई रेजिडुअल एंडोस्पर्म नहीं होता है और एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाते हैं ड्यूरिंग डेवलपमेंट। एंडोस्पर्म एम्ब्रियो जो है एंडोस्पर्म को कंप्लीटली कंज्यूम कर लेता है, उसको फूड की तरह से कंप्लीटली कंज्यूम कर लेता है, इसीलिए इसको कहते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक। और एक्स एल्ब्यूमिनस एंडोस्पर्म इसमें कंज्यूम हो जाएगा। ये पाए जाते हैं डाइकोट्स में। एक्सेप्शन है इसका ऑर्किड जो कि एक मोनोकॉट है, लेकिन ये भी सीड कैसा है? ये भी सीड
नॉन एंडोस्पर्मिक है। दूसरा है एंडोस्पर्मिक या एल्ब्यूमिनस। एंडोस्पर्मिक और एल्ब्यूमिनस का मतलब है कि इसमें एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होता है, उसका कुछ पोर्शन रहता है, इसलिए इसको कहते हैं एंडोस्पर्मिक या एल्ब्यूमिनस भी कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल है मोनोकॉट्स जो होते हैं, मोनोकॉट्स के जो सीड्स होते हैं वो होते हैं एंडोस्पर्मिक। इसमें भी एक एक्सेप्शन है, कैस्टर। कैस्टर होता तो डाइकॉट है, लेकिन ये कैसा सीड है, इसमें ये है एंडोस्पर्मिक, मतलब एंडोस्पर्म इसमें होगा। थर्ड है पेरीस्पर्मिक। पेरीस्पर्मिक मतलब कि जिसमें न्यूक्लियस पोर्शन का रेमिनेंट, न्यूक्लियस जो है खत्म हो जाता है जब फर्टिलाइजेशन के बाद, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में न्यूक्लियस खत्म हो जाता है, लेकिन अगर न्यूक्लियस का रेमिनेंट होता है तो उस सीड को हम क्या कहते हैं, पेरीस्पर्मिक। एग्जाम्पल ब्लैक पेपर और बीट इसके एग्जाम्पल है। ओके, हाथ से ड्रॉ किया हुआ है। एम्ब्रियोजेनेसिस इन डाइकोटिलेडोनस। एम्ब्रियोजेनेसिस डाइकोटिलेडोनस में किस तरह से होता है, अभी हमने पढ़ा था डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, ये क्या है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। डाइकोट में पहले देखते हैं, जाइगोट में अनइक्वल माइटोसिस होती है। अनइक्वल माइटोसिस के बाद दो सेल्स बनते हैं, सस्पेंसर सेल्स और एम्ब्रियोनल सेल्स। बड़ी सस्पेंसर सेल और छोटी एम्ब्रियोनल सेल्स। सस्पेंसर सेल बनती है माइक्रोपाइलर एंड की तरफ और एम्ब्रियोनल सेल्स बनती हैं चलाजल एंड की तरफ। अब इन सस्पेंसर सेल्स में 6 से 10 बार जो होगा वो ट्रांसफर्स डिवीजन होगा, एक ही तरफ से डिवीजन होगा, ट्रांसफर्स डिवीजन होगा, और उसमें 6 से 10 सेल्स बनेंगी। जो ऊपर वाली बड़ी सेल्स होती है उसे हम कहते हैं हॉस्टोरिया सेल्स या वेसिकुलर सेल्स, और सबसे नीचे वाली जो सेल होगी इसमें सस्पेंसर सेल्स में, सस्पेंसर सेल्स की सबसे ऊपर वाली सेल्स कौन सी होगी, हॉस्टोरिया सेल्स या वेसिकुलर सेल्स, और जो सबसे नीचे वाली सेल होगी उसको कहते हैं हाइपोफाइसिस सेल्स। ठीक है, ये हाइपोफाइसिस सेल्स यही आगे जाकर के रेडिकल का टिप बनाती है। इसमें जो एम्ब्रियोनल डिवीजन के बाद, एक तो सस्पेंसर सेल की बात हमने कर ली, दूसरा था एम्ब्रियोनल सेल जो चलाजल साइड में था। इसमें 2 बार वर्टिकल डिवीजन होता है और 1 बार ट्रांसवर्स डिवीजन होता है और 8 सेल्स बनती हैं। ये 8 सेल्स 2 टायर में, 2 रोल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। बाहर वाली को कहते हैं एपीबेसल टायर और अंदर वाले को कहते हैं हाइपोबेसल टायर। एपीबेसल टायर से 2 कोटिलेडन्स का निर्माण होता है जो, और प्लूम्यूल बनते हैं, 2 कोटिलेडन्स बनते हैं और प्लूम्यूल बनता है। और हाइपोबेसल से हाइपोकोटाइल बनता है जो कि रेडिकल बनाता है। ठीक है, और रेडिकल का टिप कहाँ से बनेगा, हाइपोफाइसिस से बनेगा। ओके, तो कोटिलेडन और प्लूम्यूल पोर्शन ये बनता है एपीबेसल से, और जो जड़ वाला पार्ट है, रूट वाला पार्ट है, हाइपोकोटाइल बनेगा हाइपोबेसल से, और रेडिकल भी इसी से बनेगा। लेकिन रेडिकल का टिप किससे बनेगा, हाइपोफाइसिस से बनेगा। ये दोनों पेरीक्लिनिक डिवीजन करते हैं। पेरीक्लिनिक डिवीजन मतलब होता है ये कोई सेल है तो इसमें इस तरह से डिवीजन हो रहा है, एक बाहर की ओर अगर इस तरह से सेल्स हैं, सेल्स की लेयर है, तो अगर इसमें डिवीजन इस तरह से हो रहा है इसे कहते हैं पेरीक्लिनिक डिवीजन। ठीक है, ये तो इस तरह से सेल्स जब डिवाइड होती हैं तो एक आउटर लेयर बनाएगी और एक इनर लेयर बनाएगी, इस तरह के डिवीजन को कहते हैं पेरीक्लिनिक डिवीजन। तो ये दोनों एपीबेसल और हाइपोबेसल टायर ये डिवाइड होती हैं पेरीक्लिनिकली और बनाती हैं प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम और ग्राउंड मेरिस्टेम आगे जाकर के। ठीक है, तो इस डाइकोट के एम्ब्रियो में मेन 2 पार्ट्स होते हैं, एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है और 2 कोटिलेडन होते हैं। जब एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है तो इसमें 2 मेन पार्ट्स होते हैं, एम्ब्रियोनल एक्सिस और 2 कोटिलेडन्स।
एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर का जो पार्ट होता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर का जो पार्ट होता है, कोटिलेडन अबव द लेवल ऑफ कोटिलेडन, एम्ब्रियोनल एक्सिस में कोटिलेडन के अबव का जो पार्ट होगा उसे कहते हैं एपिकोटाइल, और ये टर्मिनेट होते हैं प्लूम्यूल में। और एम्ब्रियोनल एक्सिस पोर्शन में जो बिलो कोटिलेडन का पार्ट होगा वो उसे कहते हैं हाइपोकोटाइल, और ये टर्मिनेट होता है रेडिकल या रूट टिप में। ठीक है, ये डायग्राम एनसीईआरटी का दिया है। जाइगोट में डिवीजन हुआ, दो तरह की सेल्स बनी, सस्पेंसर सेल्स, एम्ब्रियोनल सेल्स। ठीक है, सस्पेंसर सेल हो गई, ये क्या हो गया, हॉस्टोरिया हो गया। उसके बाद इसमें डिवीजन हो गया, एम्ब्रियोनल एक्सिस बना, एम्ब्रियोनल एक्सिस के बाद एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द कोटिलेडन पोर्शन जो होगा वो एपिकोटाइल बनाएगा, जो कि प्लूम्यूल बनाएगा, और जो नीचे का पोर्शन होगा वो क्या बनाएगा, रेडिकल बनाएगा, हाइपोकोटाइल से। जाइगोट का जब जाइगोट से जब एम्ब्रियो बनता है तो उसमें जब सेल्स बनती है तो पहले सेल्स जो होती है वो ग्लोब्यूलर इन शेप होती हैं। ठीक है, सेल्स जो होंगी वो ऐसे होंगी, बॉल शेप होंगी। उसके बाद धीमे धीमे ये हार्ट शेप, ये यहाँ पे क्या है, ग्लोब्यूलर शेप है। फिर उसके बाद सेकेंड स्टेज ये हार्ट शेप हो जाएगी, और उसके बाद ये लास्ट जो मैच्योर फेज है जो कि टिपिकल शेप की बनेगी। इन मोनोकोटिलेडनस। नेक्स्ट एम्ब्रियोजेनेसिस इन डाइकोटिलेडनस हमने पढ़ लिया, एम्ब्रियोजेनेसिस इन मोनोकोटिलेडनस। जाइगोट डिवाइड होता है ट्रांसवर्सली और प्रोड्यूस करता है सस्पेंसर सेल माइक्रोपाइल की तरफ, और एम्ब्रियोनल सेल बनाता है टुवर्ड्स चलेजल रीजन में। ठीक है, शुरू में डिवीजन डाइकोट्स में और मोनोकोट्स में एक ही तरह का होता है। माइक्रोपाइल की तरफ सस्पेंसर सेल बनेगी और चलाजल की तरफ एम्ब्रियो सेल बनेगी। ठीक है, ये ऊपर वाली सस्पेंसर सेल हो गई और नीचे वाली एम्ब्रियोनल सेल हो गई। इस तरह से ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। स्क्यूटेलम, स्क्यूटेलम क्या होता है, स्क्यूटेलम एक कोटिलेडन है जो होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस के एक साइड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसमें मोनोकॉट में हम जो एक कोटिलेडन होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्क्यूटेलम। एपीब्लास्ट, एपीब्लास्ट जो है ये दूसरे वाले कोटिलेडन का रेमिनेंट पार्ट है। ठीक है, दूसरे वाले जो दूसरा कोटिलेडन है उसका रेमिनेंट पार्ट है, बस इसका कोई फंक्शन नहीं है, ये एज सच प्रेजेंट है। फंक्शन किसका है, स्क्यूटेलम का है। एक कोटिलेडन जो है वो क्या है, स्क्यूटेलम है, इसीलिए इसको मोनोकॉट कहते हैं। लोअर एंड ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस, जो एम्ब्रियोनल एक्सिस का लोअर एंड होगा उसको वो क्या बनाता है, रेडिकल बनाता है, और उसके बाहर शीट ऑफ सेल्स होती हैं जिसे कहते हैं, जो कवर करती हैं रेडिकल को, रूट कैप बनाएंगी, और इसे कहते हैं फोलियोराइजा। दूसरा पार्ट होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस का जो कि बनाता है एपिकोटाइल पोर्शन, और एपिकोटाइल पोर्शन से बनेगा प्लूम्यूल, शूट एपिक्स, और ये कवर्ड होंगी शीट ऑफ सेल से जिसे कहते हैं कोलियोटाइल। तो जो रूट पोर्शन है, रेडिकल पोर्शन है, वो इंक्लोज होता है जिस शीट से, उसे कहते हैं फोलियोराइजा, और जो प्लूम्यूल पोर्शन है या एपिकोटाइल है वो जिससे इंक्लूज होता है ऊपर की ओर शीट से, उसे कहते हैं कोलियोटाइल। ठीक है, तो ये है एम्ब्रियोजेनेसिस इन मोनोकोटिलेडन्स। इंटेगुमेंट पोर्शन जो था, अब जब एम्ब्रियोजेनेसिस हुई उस टाइम पे इंटेगुमेंट पोर्शन, जो ओव्यूल का इंटेगुमेंट पोर्शन होता है वो बना लेता है सीड कोट। आउटर सीड को कहते हैं टेस्टा, और इनर सीड कोट को कहते हैं टेगमेंट। जैसे आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट, आउटर इंटेगुमेंट बनाता है टेस्टा और इनर इंटेगुमेंट बनाता है टेगमेंट। अगर आप किसी भी सीड को छीलें तो बाहर का पोर्शन एक टफ होता है सीड का जिसे कहते हैं टेस्टा, उसके अंदर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जो होती है टेगमेंट। ठीक है, माइक्रोपाइल डिजेनरेट नहीं होता है, माइक्रोपाइल रहता है फ्रूट में। जब
ओवरी फ्रूट में बदल जाती है और सीड में ओव्यूल बदल जाता है, उस टाइम ही माइक्रोपाइल सीड में पाया जाता है। ये क्या फैसिलिटेट करता है, ये वाटर की एंट्री को और ऑक्सीजन की एंट्री को फैसिलिटेट करता है सीड में, और ये मदद करता है जर्मिनेशन में कि उससे वाटर और ऑक्सीजन की एंट्री हो सके। ओवरी चेंज हो जाती है फ्रूट पेरिकार्प में। फ्रूट का जो आउटर कवरिंग पोर्शन होता है, सीड के बाहर वाला पोर्शन, वो क्या बना लेता है, ओवरी उसको बना देती है उसको पेरिकार्प। एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैस्यू नट, इसमें जो थैलेमस पोर्शन होता है, इन सारे फ्रूट्स में जो थैलेमस पोर्शन होता है, इस पोर्शन को ही हम खाते हैं। ठीक है, एडिबल पार्ट इसका जो होता है वो थैलेमस पोर्शन होता है, यही जूसी हो जाता है, मीट पोर्शन होता है। इस वजह से इन फ्रूट्स को हम कहते हैं फॉल्स फ्रूट। जैसे ये सेब देखिए, सेब में जो मेन फ्रूट पोर्शन होता है वो अंदर होता है, सीड है, सीड से घिरा हुआ जो ये पोर्शन हम काट के निकाल देते हैं, यही इसका फ्रूट पोर्शन है, यही इसका ओवरी का पोर्शन है जो पेरिकार्प पोर्शन है। जो खाया जाता है ये एडिबल पार्ट, ये बना हुआ होता है थैलेमस से। ठीक है, थैलेमस ही जूसी हो जाता है, इसको ही खाते हैं, तो इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, फॉल्स फ्रूट। ठीक है, स्ट्रॉबेरी में भी थैलेमस पोर्शन है जिसको खाया जाता है, और कैस्यू में भी थैलेमस पोर्शन को खाया जाता है, इसलिए इसे कहते हैं फॉल्स फ्रूट। सम फ्रूट्स डेवलप, कुछ फ्रूट्स जो होते हैं जो बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, जो बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप होते हैं, जैसे कि बनाना। पार्थिनोकार्पी को इंड्यूस किया जाता है बहुत सारे ग्रोथ हार्मोन्स से, और ये जो फ्रूट बनेंगे, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि ये बिना फर्टिलाइजेशन के बन रहे हैं, इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही है और फ्रूट्स बन रहे हैं, इस वजह से इनको कहते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। और ये फ्रूट्स जो बनते हैं ये कैसे होते हैं, ये होते हैं सीडलेस फ्रूट्स, इनके अंदर सीड्स नहीं पाई जाती हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है बनाना। ओके, ये डायग्राम सारे देख लीजिएगा, ये एनसीईआरटी के डायग्राम है। एनसीईआरटी के जितने भी डायग्राम्स होते हैं ये सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। मिक्सेस, फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। आपने पार्थिनोकार्पी में क्या पढ़ा था, पार्थिनोकार्पी में पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, और उसमें सीड्स नहीं होते हैं। लेकिन एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस क्या होता है, सीड का फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसे कहते हैं एपोमिक्सिस। कुछ स्पीसीज जैसे कि एस्टरेसी और ग्रासेस में सीड्स का फॉर्मेशन होता है बिना फर्टिलाइजेशन के। ठीक है, ये कैसे होता है, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह मिमिक करता है, जिसके वजह से इसमें सीड्स बनते हैं, लेकिन बिना फर्टिलाइजेशन के सीड्स बनते हैं। टाइप्स कौन कौन से हैं, दो टाइप्स के हैं, एडवेंटिव एम्ब्रियो और स्पोरोफिटिक बडिंग। दो टाइप से बन सकते हैं ये, एडवेंटिव एम्ब्रियो या स्पोरोफिटिक बडिंग, और दूसरा है रिकरेंट एगैमोस्पर्मी। एडवेंटिव एम्ब्रियो और स्पोरोफिटिक बडिंग, इसमें जो न्यूसिलस या इंटेगुमेंट से सीड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। न्यूसिलस और इंटेगुमेंट रीजन कैसा है, ये डिप्लॉयड रीजन है। इन डिप्लॉयड रीजन से ही अगर सीड्स का फॉर्मेशन हो जाए, इसको कहते हैं एडवेंटिव एम्ब्रियो या स्पोरोफिटिक बडिंग। ठीक है, ये पाया जाता है साइट्रस में, ओपनशिया में और मैंगो में, इस तरह की चीज पाई जाती है इन सारे एग्जाम्पल्स में। रिकरेंट एगैमोस्पर्मी, रिकरेंट एगैमोस्पर्मी में अगर मेगास्पोर मदर सेल से ही एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन ना हो और मेगास्पोर मदर सेल से डायरेक्टली एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाए, मतलब सीड्स का फॉर्मेशन हो जाए, तो उसे कहते हैं रिकरेंट एगैमोस्पर्मी। ठीक है, इस केस में एडवेंटिव एम्ब्रियो या स्पोरोफिटिक बडिंग में क्या हो रहा है, न्यूसिलस या इंटेगुमेंट से हो रहा है,
एम्ब्रियो का फॉर्मेशन। और रिकरेंट एगैमोस्पर्मी में, यहाँ तक की स्टेज नहीं आई, रिकरेंट एगैमोस्पर्मी में मेगास्पोर मदर सेल से ही डिप्लॉयड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है। तो जो एग्स बनेंगे कैसे होंगे, डिप्लॉयड एग बनेंगे, और इसी से आगे प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा। विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड का फॉर्मेशन हो गया। ये पाया जाता है एप्पल और पीयर में। ठीक है, तो ये डिफरेंस है आपका पार्थेनोकार्पी में और एपोमिक्सिस में। नेक्स्ट इज पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी मीन्स अगर एक ओव्यूल में ज़्यादा एम्ब्रियो, एक ओव्यूल में ज़्यादा एम्ब्रियो पाए जाएं तो उसे कहते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। इसको डिस्कवर किया था ल्यूवेनहॉक ने साइट्रस में। ये 3 टाइप्स के हैं, जाइगोटिक, न्यूसिलर और इंटेगुमेंट्री। जाइगोटिक का मतलब क्या है कि अगर जाइगोट जो है वो डिवाइड कर जाए और दोनों पार्ट जो है वो अलग अलग वो एम्ब्रियो बना ले तो इसे कहेंगे जाइगोटिक। न्यूसिलस रीजन अगर डिवाइड करके बहुत सारे एम्ब्रियोज बना लें तो इसे कहेंगे न्यूसिलर। इंटेगुमेंट रीजन अगर डिवाइड करके बहुत सारे एम्ब्रियोज बना लें तो इसे कहेंगे इंटेगुमेंट्री। तो एक ओव्यूल के अंदर अगर ज़्यादा एम्ब्रियोज प्रेजेंट हैं, एक ओव्यूल में एक ही सीड एक एम्ब्रियो ओव्यूल में एक ही जाइगोट होगा, एक जाइगोट से एक एम्ब्रियो बनना चाहिए, लेकिन अगर ज़्यादा बनते हैं तो उसे हम कहते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। हाइब्रिडाइजेशन, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है कि डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट्स के बीच में अगर क्रॉसिंग हो रही है या डिफरेंट जेनरा के बीच में क्रॉसिंग हो रही है तो ये कराया जाता है थ्रू द मेथड आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ये करवाया क्यों जाता है, क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए। अगर 2 प्लांट्स हैं, उनके किसी कैरेक्टरिस्टिक की ज़रूरत है एक प्लांट को, उसको मिंगल करना है, तो इसके लिए क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में फर्स्ट स्टेप है इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन का मतलब है कि एंथर के जो फ्लावर है, फ्लावर के एंथर रीजन में पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट होगा। तो एंथर बिफोर मैचुरेशन अगर एंथर रीजन को रिमूव कर दिया जाता है, काट के निकाल दिया जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं, इमैस्कुलेशन। बैगिंग, जब एंथर रीजन को निकाल दिया गया, फीमेल पार्ट इसमें रह गया, इस फीमेल पार्ट को कवर कर देते हैं पॉलीथिन से, इसको कहते हैं बैगिंग, जिससे कि बाहर से इसमें पॉलिनेशन ना हो। जब इसको बैगिंग कर देते हैं पॉलीथिन से, फिर जो ये फीमेल पार्ट जब ये मैच्योर हो जाती है, रिसेप्टिविटी इसमें आ जाती है कि अब ये पॉलन ग्रेन्स इस पे आ सकते हैं, उस टाइम पर पॉलीथिन को ओपन करके डिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स को इस पे डस्ट कर देते हैं और इसको अगेन रीबैग कर देते हैं। कब तक के लिए, जब तक कि ये चेंज नहीं हो जाता है फ्रूट में। तो इस तरह से हाइब्रिड्स, जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन से जो प्लांट्स बन रहे हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, हाइब्रिड्स। ये जो हाइब्रिड्स होते हैं ये बनाए ही इसलिए जाते हैं क्योंकि इनमें ज़्यादा अडेप्टेबिलिटी हो, ज़्यादा कंडीशंस में ये रह सकें, एडवर्स कंडीशंस में भी रह सकें। इनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए तो इनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, रेजिस्टेंस इनका ज़्यादा होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है हाइब्रिड्स में, प्रॉब्लम हाइब्रिड्स बनाने में ये होती है कि इसको आपको हर साल हाइब्रिड बनाना पड़ता है, क्योंकि अगर एक बार आपने सीड्स बना लिए, हाइब्रिड सीड्स बना लिए और उसको आप सो कर दें और उसके बाद उसको अलाउ कर दें फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान क्या होगा, जीन्स की शफलिंग हो जाएगी। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जीन्स की शफलिंग हो जाएगी। तो जिस डिजायर्ड जीन के लिए सीड को बनाया गया था वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन, हो सकता है पहले जनरेशन में कैरेक्टरिस्टिक्स आपको उस प्लांट की मिल जाए, एक तो सीड डाला, उस जो प्लांट उगा उसमें तो कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगी, हो सकता है दूसरे जनरेशन में भी आपको कैरेक्टरिस्टिक्स मिल जाए, लेकिन उसके बाद धीमे धीमे वो कैरेक्टरिस्टिक्स लॉस होते जाती हैं क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जीन की शफलिंग हो जाती है।
तो ये दिक्कत होती है अगर हाइब्रिड बनाते हैं और उसको अलाउ करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। इसलिए हाइब्रिड सीड्स को हर बार फार्मर्स को परचेज करना पड़ता है, ठीक है। इसलिए इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हाइब्रिड्स बनाए जा रहे हैं बाय द मेथड ऑफ एपोमिक्सिस, ठीक है। चैप्टर आपका फिनिश हो गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। जहाँ पे भी आपको कोई दिक्कत हो प्लीज़ कमेंट में आप लिख सकते हैं, कोई क्वेरी हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और चैनल को मैं फिर से कहूँगी लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।